हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में। क्रिमिनल केस ट्रायल अपराध और एफआईआर से लगाकर जजमेंट तक की प्रक्रिया के बारे में। क्या है दया याचिका, पूर्ण विचार याचिका क्या है, उपचारात्मक याचिका क्या है। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो पुलिस एफआईआर के आधार पर रजिस्टर्ड होते हैं, और दूसरा है कंप्लेंट केस, जिसे परिवाद कहते हैं, जिसमें हम सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत कोर्ट में जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल होने से पहले का है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तथा दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, तथा तीसरा जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। पहला भाग अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है, और जो अपराध से प्रभावित होता है वो विक्टिम यानी पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो, लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित न हो, अर्थात उसका हिस्सा नहीं भी हो, वो व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं किसी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और वह कोई अपराध होते हुए देखे, तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर खबरी से कोई सूचना मिले, या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे, तो उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है, उसका पहला काम होता है कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करना। अगर समय नहीं है और मौके घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी है, तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालत काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के मामले में यदि आरोपी पकड़ा गया नहीं है, तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 51 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है, या फिर सीआरपीसी की धारा 165 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहाँ पर वह अपराधी पकड़ा गया है। और जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा रख लिया जाता है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की ज़ब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 ख के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर ज़रूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला भी दी जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे, वैसे अपराधी आरोपी अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 53, 53 का, 54, 167 का के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। आईपीसी की धारा 92 के अनुसार एक डॉक्टर भी घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है धारा जमानतीय है, या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436 के तहत पुलिस थाने से ही उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानत की या बेल बॉन्ड की मांग आरोपी से की जा सकती है। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है, तो सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग करती है। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी की पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं है। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो पुलिस कस्टडी 15 दिनों से अधिक नहीं होगी, और यदि नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 209 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास में भेज देगा। आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी घटनास्थल से अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अपनी अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है।
और कोर्ट या फिर पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके सीआरपीसी की धारा 437 और 439(1) के अनुसार भी जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत बेल कैंसिलेशन भी फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिले। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना या सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयों और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वह केस की निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है, जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों के धारा 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज करता है। अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 169 के तहत डिस्चार्ज समरी या फॉल्स रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत केस को शिकायतकर्ता या केस में किसी पीड़ित की पिटीशन परिवाद कर सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आरोपी के खिलाफ जो सबूत है और आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है, फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। सीआरपीसी की धारा 167(2) का के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, अर्थात मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के ऊपर की सज़ा के होते हैं, ऐसे मामलों में 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो सीआरपीसी की धारा 167 प्लस भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत भी आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है, लेकिन यह समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर है तो पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती है। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होगी: दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति कि पुलिस अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता, पीड़ित की शिकायत जो शिकायत उसने की है, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी या बेल से संबंधित पेपर, सभी गवाहों के सीआरपीसी धारा 161 के बयान, आरोपी से जब्त किया हुआ सामान, घटनास्थल का नक्शा, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर आदि। दूसरा भाग क्रिमिनल केस ट्रायल का। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर मामला आगे बढ़ सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीआरपीसी की धारा 239 के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 227 के तहत और परिवाद में मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 245 के तहत उन्मोचित डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के पर्याप्त आधार है तो फिर ट्रायल शुरू किया जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो आरोपी के अधिवक्ता सीआरपीसी की धारा 207 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो दस्तावेज की कॉपी कोर्ट से लेते हैं, या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि वे बातें कोर्ट में सामने फाइनल आर्गूमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाए। ऑर्डर शीट वह होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई सब लिखा जाता है। चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज चार्जशीट की कॉपी प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस आर्ग्यूमेंट होती है। इसके लिए एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि जिस धारा में उस पर केस बनता हो
और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए, इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी पर केस चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई है वह धाराएं सही नहीं है, तो कोर्ट सीआरपीसी की धारा 216 और 221 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में चार्ज लगा सकती है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त या अगली पेशी पर सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा, तो फिर उस स्थिति में केस ट्रायल शुरू हो जाता है। गवाही। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण जीरे क्रॉस के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसेक्शन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस भी कहा जाता है। यह गवाह सबसे पहले विक्टिम पीड़ित शिकायत की गवाह होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फॉरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दिए गए हो। सबसे लास्ट में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। पहले अभियोजन पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सरकारी वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण करते हैं। इसके बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की स्टेटमेंट के बाद उनसे जीरे क्रॉस करते हैं। इसे प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने में वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 149 और 151 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों से ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आँच आए या वह अपमानित हो। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। प्रतिपरीक्षण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिपरीक्षण जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है क्रिमिनल केस ट्रायल का ये सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वह केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ कर बचा सकता है, आरोपी को बचा सकता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। इसे पूर्ण परीक्षण भी कहा जा सकता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से लेकर मुकर जाए या हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत खुद उससे जीरे क्रॉस करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है या आरोपी से मिल गया है। अगर कोई पीड़ित लड़की, महिला, रेप विक्टिम है, उसकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं और मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो उन मजिस्ट्रेट को भी जिनके समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज हुए हैं और मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो उन मजिस्ट्रेट को भी जिनके समक्ष पीड़िता के सीआरपीसी के धारा 164 के तहत बयान हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 के तहत बुलाया जा सकता है। गवाही के दौरान शिकायतकर्ता पीड़ित या किसी गवाही से लगे कि आरोपी को गलत फंसाया गया है तो कोर्ट आरोपी को उस व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि पीड़ित पक्ष कहे दे कि वो व्यक्ति नहीं है जिससे कि अपराध किया है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई सरकारी गवाह आरोपी के पक्ष में गवाही दे जाए तो उस गवाही के बाद कोर्ट को लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय ही खराब होगा, तो ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर ख़त्म कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसमें पेश करता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी
या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट में बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। दोनों पक्षों, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष की गवाही के बाद सीआरपीसी की धारा 314 के तहत केस अंतिम बहस फाइनल आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। यह बहस लिखित रूप से भी दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। जजमेंट। केस में बहस पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 353 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 355 के तहत अगर आरोपी को बरी दोषमुक्त कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सज़ा सुनाई जाती है। दोषी को सज़ा सुनाने के बाद तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सक्षम कारावास या फिर जुर्माना, सिर्फ कैसी भी सज़ा हो सकती है, या फिर कोर्ट सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी प्रकार से भी काम कराने की भी सज़ा दे सकता है। अगर किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी सीआरपीसी की धारा 366 के तहत हाई कोर्ट भेजती है। हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 368 के तहत या तो उस फांसी की पुष्टि कर देती है या फिर फांसी को दूसरी सज़ा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास, और हाई कोर्ट के बिना विलंब किए फांसी की पुष्टि या अन्य सज़ा के आदेश की कॉपी को सीआरपीसी की धारा 371 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। जब ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सज़ा सुना देती है। इसके बाद दोषी हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वो केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। अगर फिर भी हाई कोर्ट उसकी फांसी की सज़ा को कंफर्म कर दे तो इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग लंबित रहने के दौरान सीआरपीसी की धारा 399 के तहत यह अपीलीय न्यायालय के ऊपर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आरोपी की जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सज़ा मृत्युदंड की है तो सीआरपीसी की धारा 415 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में से भी अपील खारिज हो जाए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को बरकरार रखे, तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट भी उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। अगर दोषी की सज़ा उम्र कैद, आजीवन कारावास या इससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा भाग, अपील। अगर दोषी को सज़ा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से बेल मिल जाती है, वरना उसको जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करता है। मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और बाकी अन्य प्रकार की सज़ा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम के तहत आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन का होता है और अन्य अपराधों में 90 दिन का। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सज़ा मिली है तो आरोपी सीआरपीसी की धारा 374 के तहत ऊपर की कोर्ट, जो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहां अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। शिकायतकर्ता पीड़ित को लगे कि आरोपी को सज़ा कम मिली है या दोषमुक्त हो गया है तो फिर वह शिकायतकर्ता पीड़ित भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी को ज़्यादा सज़ा दिलाने के लिए अपील सीआरपीसी की धारा 377 राज्य सरकार व 378 के तहत कर सकता है। दया याचिका। अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और हाईकोर्ट या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई है तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगा सकता है। पहले राज्यपाल को फांसी, मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं था। केवल राष्ट्रपति ही फांसी, मृत्युदंड की दया याचिका पर विचार करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार एंड बिट्टू
3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान हो गई है। पूर्ण विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनः विचार याचिका लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सके। यदि रिव्यू पिटीशन पुनः विचार याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सजा ही दे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दोनों ही खारिज कर दी जाती है। उपचारात्मक याचिका की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा के केस में हुई है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका की सज़ा भी खारिज हो जाए तो फिर दोषी को फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है। इस सभी प्रक्रियाओं के दौरान यदि आरोपी को जमानत पर जेल से बाहर है और किसी कारण बस पेशी पर कोर्ट नहीं आ पाता है तो नीचे पेशी में हाजिरी माफ़ी। अगर आरोपी जिसका केस में कोर्ट चल रहा हो वो किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता है तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से CRPC की धारा 317 के तहत कोर्ट में आवेदन करके वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से CRPC की धारा 317 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण दे कर कोर्ट से जाने से बच सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसके घर की दूरी, अन्य सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से CRPC की धारा 205 के तहत कोर्ट से स्थायी हाजिरी माफ़ी ले सकता है। इससे उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम के लिए और अंत में जजमेंट के समय ही कोर्ट में आना होता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने के उपाय। राजीनामा। यदि पीड़ित शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो CRPC की धारा 320 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस को समाप्त कर दिया जाता है। प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिवादक। यदि राजीनामा नहीं होता है तो CRPC की धारा 265 के तहत प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिवाद का आवेदन देकर आरोपी अपनी सज़ा कम 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है, 7 वर्ष से कम सज़ा के अपराधों के लिए। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही लीगल एडवाइस से भरी वीडियो से जानकारी के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे द्वारा मिली गई जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। जय हिंद।